वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर स्वागत कर रहा हूं तुम सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। बच्चों, मैं यहां पर क्लास 11th की रसायन विज्ञान का जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर है उस पर डिस्कशन कर रहा था अपने पिछले वीडियो में। तो वहीं से स्टार्ट करता हूं। जिन्होंने मेरे अपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो पहले पिछले वीडियो देख लें, तब इस आगे के लेक्चर को समझने की कोशिश करें, अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, बेल आइकन दबाकर, तो लगातार तुमको मेरे अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा, चीज़ें समझना अच्छा होगा, ईजी होगा। शुरू करता हूँ। बच्चों, ये आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस पर पिछले वीडियोस में जो डिस्कशन हुआ है उसका एक ब्रीफ दे रहा हूँ। मैंने आवर्त सारणी के बारे में बताया है, बाद में ये बताया है कि इसके जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं का जो आकार होता है वो आकार कैसे इधर से इधर जाने पर, किसी आवर्त में परमाणुओं का जो आकार है वो इधर से इधर जाने पर लगातार घटता जाता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। और मैंने इसकी कुछ गुणों के बारे में बात की थी, जिनमें एक गुण यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ आगे मैं बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट गुण पर। जो तत्वों के गुण हैं उनमें है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको कहते हैं। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गुण है तत्वों का, इसके बारे में जान लो। दरअसल होता क्या है कि जब परमाणु, कोई एटम है, कोई परमाणु है, वो परमाणु अणु बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। जिस समय वो मॉलिक्यूल बनाता है तो उसमें होता क्या है कि दो परमाणु आपस में साझा करते हैं, ये इस प्रकार से साझा करते हैं। अब जब साझा करते हैं तो एक परमाणु ये, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो ये जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसका साझा हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दोनों ही परमाणु अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी ताकत से खींचते। इसी रस्साकसी में कोई परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच ले जाता है, कोई इधर ज़्यादा खींच ले जाता है। तो जो जितनी ताकत से अपनी ओर खींच रहा है, इस ताकत को हम इस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब कि जब कोई परमाणु साझे से बंध बनाए और बंध में लगे इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु का नाभिक अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसके आकर्षण की जो शक्ति है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है, उस ताकत को हम, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्लियर है? ये था विद्युत ऋणात्मकता। अब देखते हैं कि आखिरकार इन तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, ये कैसे पता लगाएंगे आवर्त सारणी में। तो जाहिर सी बात है कि मान लिया एक परमाणु ये है, जरा समझना बात को, दूसरा परमाणु ये है, ऐसे दोनों हैं, दोनों ने आपस में सहसंयोजी बंध बनाया है, साझा किया। साझा का मतलब ये कि इसका एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऐसे घूम रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते हुए इस जगह पर पहुंचा, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो जरा देखना ध्यान से, इस वक्त तो ये इस नाभिक के दायरे में भी है और इस नाभिक के दायरे में भी है, यानी ये वाला नाभिक भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये वाला नाभिक भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। दोनों ही नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। वही हाल इस परमाणु का है। इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते जब इस जगह पहुंचा, इतने इलाके में, तो इसका भी बल लग रहा है, इसका भी बल लग रहा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींच रहा है और ये खींच रहा है, यानी कि
दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, एक तो इस परमाणु का यहां जब पहुंचा और एक इस परमाणु का जो यहां पहुंचा। इन इलेक्ट्रॉनों को, इसी को हम साझे का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन। इस साझे के इलेक्ट्रॉन को दोनों ही परमाणु अपनी अपनी ताकत से खींचते। अब इसी एनर्जी को, इसी ऊर्जा को हम विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। अब ये किस पर निर्भर करेगा कि कौन ज्यादा खींच लेगा? बेटा अगर प्रोटॉन, दो चीजें डिपेंड करती है, एक तो ये दूरी जिसमें कम होगी वो इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बल लगाएगा। मान लिया ये परमाणु छोटा है, ये परमाणु बड़ा है, ऐसा केस है, तो जाहिर सी बात है ये नाभिक यहां हुआ, ये नाभिक यहां हुआ। जरा ध्यान देना, ये वाला नाभिक इसको ज्यादा ताकत से खींच लेगा, तब हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। दूसरा केस है, दोनों का साइज बराबर है, लेकिन इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 19 प्रोटॉन है। लेट अस सपोज, मान लेते हैं इसके पास 17 प्रोटॉन है। अगर ऐसा केस है तो चूंकि साइज बराबर है तो प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, और यहां प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब इसके द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ज्यादा होगा, और तब ये ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कम ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तब हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आई बात समझ में? कहने का मतलब दो चीजों पर निर्भर करेगा। अगर साइज छोटा है परमाणु का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर दोनों ही परमाणुओं का साइज बराबर है तो ऐसी कंडीशन में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन का मतलब परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी। यह चीज आप इस आवर्त सारणी में देखते हैं। आवर्त सारणी में तुम जानते हो कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणुओं का आकार बड़ा होता जाता है। इस पर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूं। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बड़ा होता है, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में अगर हम तुलना करें, नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है, तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होगा, फास्फोरस का आकार बड़ा होगा, और ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि साइज बड़ा होता जाता, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का साइज छोटा है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है। हाँ, किसी आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम चल रहे हैं, तो चूंकि कक्षा की संख्या समान रहती है, समान कक्षा है, और ऐसी कंडीशन में इसके पास मान लिया 19 प्रोटॉन है और इसके पास 35 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ज्यादा है तो लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होगी। तब हम कहेंगे कि ब्रोमीन का विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम से ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार बढ़ती है, और ऐसा उसके साइज में लगातार कमी और नाभिकीय आवेश में लगातार बढ़ोतरी के कारण होता है। क्लियर? वेरी क्लियर। उदाहरण में देख लेता हूं। यहां पर इन तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है, जरा गौर से इस बात को देखना। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई 0.82, पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82, कैल्शियम की हो गई 1, ठीक, स्कैंडियम की हो गई 1.36, टाइटेनियम की हो गई 1.54, देखिए बढ़ रहा है, 0.82, 1, 1.36, 1.54, 1.63, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ रही है। वेरी क्लियर। ऊपर से नीचे एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98, उसके नीचे हम क्लोरीन की बात करें तो 3.16, ब्रोमीन की बात करें तो 2.96, आयोडीन की बात करें तो 2.66। कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लगातार गिरावट आ रही है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आवर्त सारणी में अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो जाहिर सी बात है कि इधर वाले जो तत्व हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर वाले तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दूसरी बात, ऊपर वाले तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कम ज़्यादा है, नीचे वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो उस हिसाब से इस छोर पर कोई तत्व ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी इधर वाले तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और ऐसे में ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये फ्लोरीन एक तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा 3.98 होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कम की बात करें तो अगर इस छोर पर फ्लोरीन है तो उसके डायगोनल अगर हम आए तो यहाँ फ्रांसियम देखेंगे या हम सीजियम देखेंगे। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन अगर हम बात करें तो फ्रांसियम की रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है, जो शायद सबसे कम है। आई बात समझ में? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, हालांकि फ्रांसियम नहीं माना जाता, सीजियम मानते हैं। सीजियम का 0.79 है, कारण फ्रांसियम की रेडियो एक्टिविटी के कारण वो नाभिक की रिएक्शन देता है और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वो रिएक्शन कम होती है उसकी। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिस्कशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, इस पर काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन समझना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना। अभी तुमने दो चीज़ें देखी, एक तो देखा था पिछले वीडियो में आयनन विभव, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको हम आयनन विभव कहते हैं। ये परमाणु है, नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकालने की कोशिश की, यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला, इसको हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, निकाल रहे हैं इसमें से बाहर, और इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींच रहा है अपनी तरफ। तो जितनी ज़्यादा ताकत हमको इसको खींचने में निकालनी पड़ेगी, जितनी ताकत हमको लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव। ये तो बात थी आयनन विभव की, जब हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम किसी परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाकर इसमें हम डालने की कोशिश करें, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करें, तो क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो हमको ताकत खर्च करनी पड़ रही थी, इसका विरोध करना पड़ रहा था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट इसमें से एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी इसमें से एनर्जी निकलेगी। और ये जो एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है? किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को डालने पर वो जितनी ऊर्जा मुक्त करता है, उस ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका द्योतक है? क्या पता चलता है इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से? इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इस बात का पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर जो नाभिक है वो खींचेगा। भाई ये परमाणु है, ये नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो यहां जब हम इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो ये नाभिक खींचेगा, और जितनी ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचेगा उतनी ज्यादा वो ऊर्जा को मुक्त कर देगा। कहने का मतलब, जितनी ज्यादा ऊर्जा यहां निकलेगी इलेक्ट्रॉन डालने पर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ताकत से अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है बेटा, जब कोई भी चीज स्थायी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऊर्जा निकल गई है। जब तक ऊर्जा है तब तक चीजें स्थायी नहीं होती, ऊर्जा जब कम होती जाती है तो स्थायित्व बढ़ता जाता है। बिल्कुल वही हाल है जब हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु में डाल रहे हैं, जब तक वो बाहर से हम ला रहे हैं तब तक उसके पास ऊर्जा है, और जैसे जैसे इसके परमाणु के अंदर हम इसको सेट करेंगे, परमाणु के अंदर उसको प्रवेश कर देंगे, तब फिर वो नाभिक के जब उसमें दायरे में आ जाएगा तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रिलीज कर देता है, और इसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम किसकी ज़्यादा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये जान लो, जैसे सीधे सीधे हम नहीं कह सकते कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसके पीछे कई सारे कारण चलते हैं, कई सारे पॉइंट्स चलते हैं। फिर भी एक सामान्य वे में हम बात करें, जनरल बात करें, तो जनरली तो यही है कि जैसे जैसे परमाणु का साइज छोटा होता जाएगा,
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और आकर्षण बल बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। यानी कि परमाणु का साइज अगर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, और अगर परमाणु का साइज बड़ा हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट रही है। ऊपर से नीचे हम देखें तो जाहिर सी बात है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बड़ा होता जाता है, और आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत परमाणु की बढ़ेगी और वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान बढ़ता जाएगा। फिर मैं यहाँ कहूँगा, यहाँ कुछ पेच है। वो पेच ये है कि जैसे अगर मान लिया केस है S2 का, जैसे इस वाले लाइन में S2 का केस है, ठीक, तो S2 वाले, जैसे इस पर मान लिया मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, S2 बाहरी मैग्नीशियम 12 है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये देख रहे हैं ना, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब तुम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे, इसमें तो भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 3s2 ही है, तीसरी कक्षा का ये ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान नहीं होगा। इसलिए मैग्नीशियम की में जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण है वो कम हो जाएगा सोडियम की तुलना में। सोडियम में कहानी क्या है, S1 है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे S1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि एक जगह खाली है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जगह खाली है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आएगा। और ऐसी कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान जो है इधर से इधर जाने पर बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर कम हो जाएगा, यहाँ ऊर्जा कम निकलेगी। इसी प्रकार से इस फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, बोरान या कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, बोरान में केस क्या होता है, P1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान का मैंने बताया पीछे, ये P1 होता है। तो अगर ये P1 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हाँ, यहाँ जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की बात करें, P2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और डालना, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है वो यहां पर आना है, इस जगह पर, और जाहिर सी बात है जिस ऑर्बिटल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस ऑर्बिटल में तुम एक इलेक्ट्रॉन और बैठाने की कोशिश करोगे तो वो तो धक्का मारेगा, वो आने नहीं देगा, वो थोड़ी दिक्कत करेगा, वो समस्या पैदा करेगा, और उसी समस्या के कारण इस इलेक्ट्रॉन को आने में थोड़ी समस्या होती है। और समस्या होती है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इधर से यहाँ पर ज़्यादा, इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है और ये मान थोड़ा कम हो जाता है। फिर वही बात, ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन में जब ये 4 हो गए अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कहने का मतलब ये फैमिली और ये फैमिली S2 और P3 में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बाकी का मैटर सही चलता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती। ये बात क्लियर हुई। एक चीज़ और, ये सवाल बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इनकी हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो जैसा जानते हो ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार बड़ा होता जाता है, और जैसे जैसे आकार बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम होती जाएगी, और तब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो रहा है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की, दूसरे नंबर पर क्लोरीन की, तीसरे नंबर पर ब्रोमीन की, चौथे नंबर पर आयोडीन की, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक लोचा यहां भी है, वो ये कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, होनी फ्लोरीन की चाहिए थी। क्यों? उसका भी कारण है, इधर से इधर जाने पर साइज हो रहा है छोटा। ठीक, फ्लोरीन के पास ले दे के 2 ही कक्षाएं हैं,
यानी कि फ्लोरीन का साइज कहा जाए तो सबसे छोटे साइज का है ये। इधर से देखा जाए तो यहां पड़ता है, इधर से देखा जाए तो ये ऊपर पड़ता है। उस हिसाब से फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा साइज है। और सबसे छोटे साइज के फ्लोरीन के परमाणु में बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यानी यहां पर देखें तो हम 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है फ्लोरीन के परमाणु में। फ्लोरीन के परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चारों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन भर गए, उनमें तुम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और डालने की कोशिश करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो अंदर मौजूद है फ्लोरीन में, यहाँ जो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने नहीं देते, जिसके कारण फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का विरोध झेलना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। और उस विरोध के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता। और तब हम कहते हैं कि क्लोरीन में, अच्छा क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या 3 कक्षा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो जब 7 हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर हो गए, ठीक है। अब दूर दूर हो गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब लाएंगे तो उतना विरोध नहीं झेलना पड़ता। और तब हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। तो क्रम क्या है, यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर फ्लोरीन, तीसरे नंबर पर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन, फिर नीचे का क्रम जैसे है वैसे रहेगा। ये बात समझ में आई। तो ये तो था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बार मैंने जो समझाया दिमाग में बैठाओ, इस आवर्त सारणी को ध्यान से देखो, कौन कहाँ से क्या हो रहा है, एक बार समराइज करो। मैं 20 सेकंड में वापस आता हूँ। ठीक है, तो अपनी दोनों बातों को जो मैंने बताई उनको मैं एक एक लाइन में समराइज कर दे रहा हूँ लास्ट में। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किसी सहसंयोजी बंध में जुड़े 2 परमाणुओं के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता। 2 परमाणु आपस में मिलकर साझा कर रहे हैं, साझे में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का है, और उस जोड़े इलेक्ट्रॉन को दोनों ही परमाणु अपनी अपनी ताकत से अपने अपने नाभिक की ओर खींच रहे हैं। इस बल को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगातार बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब किसी परमाणु में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है तो डालने पर इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के कारण एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और इसी निकलने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक। किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इस बात का पता चलता है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को कितने बल से अपनी ओर खींच रहा है। परमाणु में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा इलेक्ट्रॉन से उतनी ज़्यादा ताकत से अंदर की तरफ खींचा जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान ज़्यादा होगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा होती जाएगी, जबकि कक्षाओं की संख्या समान रहती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं और वो अपवाद होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। और इस केस में जब कोई भी ऑर्बिटल पूरा भरा होगा या आधा भरा होगा
तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डालना मुश्किल होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन बद्धता का मान ऋणात्मक हो सकता है। फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में चूंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 7 फ्लोरीन में भी हैं और 7 क्लोरीन में भी हैं, और ऐसी कंडीशन में साइज छोटा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को विरोध झेलना पड़ता है, जिस कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो के थोड़ा कम हो जाती है। क्लियर? ये था आज का मैटर। अब मैं इसके बाद इन 3 बातों को ध्यान से समझ लेना। इसके बाद इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हुए तमाम और सारे छोटे छोटे गुण हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। थैंक यू।